नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय विद्युत के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग एनईसी कोड 2011 एवं विद्युत के औजारों पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आज मैं सबसे पहले आपको नेशनल इलेक्ट्रिक कोड एनईसी 2011 के बारे में बताऊंगा। तो नेशनल इलेक्ट्रिक कोड एनईसी 2011 ये राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजली के उपयोग से उत्पन्न होने वाले खतरों, इमारतों और उनकी सामग्री की सुरक्षा के लिए आधार के रूप में किया जाता है। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, जैसा कि इसके नाम का तात्पर्य है, विद्युत तारों और उपकरणों की सुरक्षित स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मार्गदर्शिका है। इसके विकास को प्रायोजित करने वाली समिति में क्षेत्र में तकनीकी दक्षता रखने वाले सभी पक्षों को शामिल किया गया है, जो बिजली के उपयोग में जनता की सुरक्षा के एकमात्र उद्देश्य के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जिन प्रक्रियाओं के तहत संहिता तैयार की जाती है, वे कला में नए विकास और सुधार के क्रमबद्ध परिचय के लिए प्रदान करते हैं। इसके अंतिम उपयोग के दृष्टिकोण से सुरक्षा पर विशेष जोर देते हैं। प्रक्रिया के नियम, जिसके तहत नेशनल इलेक्ट्रिक कोड कमेटी संचालित होती है, कोड के प्रत्येक आधिकारिक संस्करण में और अलग अलग पैम्पलेट फॉर्म में प्रकाशित की जाती है, ताकि सभी संबंधितों को प्रायोजक समिति की संचालन प्रक्रियाओं को पूरी जानकारी और पहुंच प्राप्त हो सके। कोड प्रकाश और शक्ति के लिए और गर्मी, रेडियो, टेलीविजन, सिग्नलिंग और अन्य प्रयोजनों के लिए इसकी पहली उपस्थिति 1897 से वर्तमान तक 1897 विद्युत ऊर्जा के उपयोग की वृद्धि और व्यापक स्वीकृति में एक बड़ा कारक रहा है। राष्ट्रीय विद्युत संहिता मुख्य रूप से प्रशिक्षित बिजली के लोगों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन की गई है और आवश्यक रूप से इसके शब्दांकन में निपुण है। तो ये आपको मैं बताऊंगा इसका फोकस क्या है। एनईसी कोड 2011 का फोकस क्या है। ये है नंबर 1 बीआईएस के उद्देश्य, नंबर 2 मानकीकरण संस्कृति के विकास की प्रक्रिया, नंबर 3 प्रक्रिया में सभी संबंधितों को शामिल करना, वो भी क्या, सर्वसम्मति से मानकीकरण के, ठीक है। नंबर 4 मीटरिंग में विकास, सुधार की आवश्यकता, एनर्जी मीटरिंग में शामिल क्षेत्र, नए क्षेत्र के साथ साथ वृद्धि पर जोर, एनर्जी मीटर के पहले संस्करण का दायरा। नंबर 7 अगला, गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र में व्यापक कवरेज देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एनईसी कोड, इसका फोकस हो गया, ठीक है। अब इसका प्रयोजन क्या है, यानी पर्पस। पर्पस मीन्स उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य नेशनल इलेक्ट्रिक कोड एनईसी स्टाइल मैनुअल के तहत तैयार किया जाता है। एनईसी की
तकनीकी सह संबंधी समिति का मार्गदर्शन और इसका उपयोग सदस्यों को सलाह देने के लिए किया जाता है। एनईसी की आवश्यकता या आवश्यक संपादकीय शैली और व्यवस्था पर कोड बनाने वाले पैनल ये हैं एनईसी को स्पष्ट बनाने में सहायता करने के लिए एक व्यवहारिक कार्य उपकरण के रूप में उपयोग करने का इरादा है। प्रयोजित और संभव के रूप में असंदिग्ध। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या प्रयोजन परपज। ठीक है, अब अगला देखिए आपका क्या आएगा, अगला आएगा परपज के बाद एनईसी के स्कोप, यानी स्कोप ऑफ एनईसी। ठीक है, तो स्कोप मतलब स्कोप का तात्पर्य है इसकी जो है आवश्यकताएं कितनी हैं या इसमें रोजगार कितने हैं, इसके लिए कहा गया। ठीक है, तो एनईसी के स्कोप क्या है, ये जैसे विभिन्न मदों के चयन के लिए मानक, अच्छी प्रथाओं, विद्युत उपकरण, विद्युत प्रणालियों का हिस्सा बनाने। अगला नंबर है सुरक्षा और संबंधित मामले से संबंधित सिफारिशें इमारतों की विद्युत प्रतिष्ठानों की तारों में या औद्योगिक संरचनाओं इस तरह के बीच संगतता को बढ़ावा देने के सिफारिशें और उपकरणों के विषय में स्थापित। अगला नंबर है इलेक्ट्रिकल में सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया और अभ्यास काम तथा विद्युत के उपयोग के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए। विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए उपकरण जैसे विस्फोटक और सक्रिय वातावरण। तो आपका ये हुआ एनईसी के स्कोप, यानी स्कोप ऑफ एनईसी। ठीक है, अब अगला आता है एनईसी किस पर लागू होता है। तो एनईसी किस पर लागू होता है, यानी एनईसी डज नॉट अप्लाई टू अप्लाई, एनईसी किस पर लागू होता है। ठीक है, क्या आया, तो इसके निम्नलिखित बिंदु हैं, निम्नलिखित पॉइंट्स हैं, वो आप समझिएगा। जैसे नंबर 1 स्टैंड बाय जनरेटिंग प्लांट। ठीक है, दूसरा है भवन सब स्टेशन, बिल्डिंग सब स्टेशन। तीसरा है घरेलू आवास, डोमेस्टिक बिल्डिंग्स। नंबर 4 कारखाने भवनों, ऑफिस बिल्डिंग्स। अगला नंबर खरीदारी और वाणिज्यिक केंद्र, शॉपिंग एंड कॉमर्शियल सेंटर्स। अगला नंबर है संस्थानों, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, 7वां नंबर है मनोरंजन और अन्य सार्वजनिक परिसर, यानी रिक्रिएशन एंड अदर पब्लिक प्रीमाइस। ठीक है, तो अगला नंबर क्या है चिकित्सा प्रतिष्ठान, मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये है आपके एनईसी पर लागू होने वाली क्या क्या एनईसी पर लागू होता है। इसके अलावा भी है जैसे कि होटल, खेल भवन, औद्योगिक परिसर। ठीक है, अस्थायी और स्थायी बाहरी प्रतिष्ठान, कृषि परिसर, खतरनाक क्षेत्र में प्रतिष्ठान, सौर फोटोवोल्टिक स्थापना। ठीक है, तो ये अन्य हो गए। अब आती है बारी एनईसी किस पर लागू नहीं होता, एनईसी डज नॉट अप्लाई टू। ठीक है, तो ये आता है नंबर 1 ट्रैक्शन मोटर वाहनों, रोलिंग स्टॉक में, बोर्डों, जहाजों, विमानों या प्रतिष्ठानों की स्थापना में, भूमिगत खदानों। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में भी आप बोल सकते हैं ट्रैक्शन मोटर व्हीकल इंस्टॉलेशन इन रोलिंग स्टॉक ऑन बोर्ड शिप, एयरक्राफ्ट और इंस्टॉलेशन इन अंडरग्राउंड माइंस। ठीक है, तो अगला नंबर 1 का जनता को ऊर्जा
के वितरण की प्रणाली, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टू पब्लिक। अगला नंबर है इस तरह के लिए बिजली उत्पादन और प्रसारण सिस्टम, कहने का मतलब पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन फॉर सच सिस्टम। तो इसका लास्ट नंबर है विद्युत कार्य के लिए भुगतान पर दिशा निर्देश प्रतिष्ठानों में किया जाना, यानी गाइडलाइन ऑन द पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो अब अगला आता है आपका, ये तो हुआ आपका यानी कि कोड 2011। ठीक है, अब आपके आते हैं इलेक्ट्रिक टूल्स। तो इलेक्ट्रिक टूल आपके सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिक टूल, ये हैं आपके जो मैं बताने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले है फाइल है। ठीक है, फाइल, तो आपको मैं पहले बताऊंगा फाइल क्या है। यानी आज हम ये जानना चाहेंगे कि फाइल क्या है, ये किस मटेरियल की बनी होती है और कहाँ प्रयोग होती है। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूं रेती किसी भी प्रकार के फिटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी औजार है। रेती से किसी भी प्रकार के वर्क पीस को घिस कर उसका अतिरिक्त मटेरियल हटा सकते हैं। रेती हाई कार्बन स्टील का फोर्ज करके बनाई जाती है। फोर्जिंग के बाद उसमें दांते बनाए जाते हैं। इसके बाद हीटिंग का उपयोग करके हार्ड की जाती है। अब बारी आती है फाइल के प्रकार। इसमें से निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 सपाट फाइल। सपाट फाइल को हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैट फाइल। दूसरी है हाथ की फाइल, जिसे अंग्रेजी में हैंड फाइल के नाम से जानते हैं। तीसरी है स्क्वायर फाइल। चौथी है गोल फाइल या राउंड फाइल। पांचवी है आधी गोल फाइल या हाफ राउंड फाइल। छठवीं है चाकूधार फाइल यानी नाइफ एज फाइल। और 7 नंबर है त्रिकोणीय फाइल या ट्रायंगुलर फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सपाट फाइल। तो सपाट फाइल क्या है? ये साधारण एवं समतल यानी फ्लैट काम के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये फाइल लगभग 15 से 40 सेंटीमीटर माप में उपलब्ध रहती है। ठीक है, अब आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। सपाट फाइल किस तरह की बनी हुई है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप दूसरी फाइल कौन सी आती है? दूसरी फाइल आती है हैंड फाइल, हाथ की फाइल। ठीक है, ये हस्तरेती आयताकार प्रकार की होती है और इनके क्रॉस सेक्शन फ्लैट फाइलों के समान होते हैं। इसकी चौड़ाई पूरी लंबाई में समान होती है। इसकी एक एज पर सीधे सिंगल कट दांते होते हैं और दूसरी फेस बिना दांतों की होती है, जिसे सेफ एज कहते हैं। तो ये है आपकी क्या? हैंड फाइल यानी हस्तरेती। इसका भी डायग्राम आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है, आयताकार। ठीक है, तो अगली फाइल क्या थी आपकी? स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल को हम वर्गाकार फाइल कहते हैं। स्क्वायर फाइल ये अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में वर्गाकार फाइल ही कहते हैं। स्क्वायर फाइल में 4 आयताकार फेस होते हैं। इसके प्रत्येक फेस पर डबल कट दांते बने होते हैं। ठीक है, वर्गाकार रेती का क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होता है, इसलिए इसे वर्गाकार रेती कहते हैं। समझ आ रही बात ना? इसका उपयोग
वर्गाकार या आयताकार सतहों पर किया जाता है। इसका भी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो भली बात आप देख लीजिए। तो अगला नंबर कौन सी आपकी, राउंड फाइल यानी गोल रेती। ठीक है, गोल रेती, ये गोल रेती है जो, ये भी इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही उपयोगी है। गोल रेती की क्रॉस सेक्शन वृत्ताकार होती है। इस फाइल के पूरे भाग में सिंगल का दांते होते हैं। ठीक है, इस राउंड फाइल का उपयोग सर्कुलर या कर्व सरफेस को घिसने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका भी डायग्राम आप देख सकते हैं राउंड फाइल की। देखिए इसमें हत्था लगा हुआ है और बिना हैंडलिंग के कोई भी फाइल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, इसके हत्थे में कोई भी चिकनायुक्त वस्तु नहीं लगी होनी चाहिए। ये हमारे इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही आवश्यक है, यानी कि ये कार्य करने वालों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो अगली फाइल कौन सी है, हाफ राउंड फाइल। गोल रेती यानी कि राउंड फाइल के बाद आती है हाफ राउंड फाइल। ठीक है, यानी अर्धगोल रेती। तो ये फाइल आधा गोल फाइल एक वृत्त के एक खंड के आकार में होती है। इसका उपयोग आंतरिक घुमावदार सतहों को फाइलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका भी आप डायग्राम देख सकते हैं बखूबी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आधी गोल फाइल। ठीक है, अगली आती कौन सी, चाकूधार फाइल। ठीक है, नाइफ एज फाइल। चाकू की धार वाली फाइल में एक तेज त्रिकोण का क्रॉस सेक्शन होता है। इसके दोनों फेसों पर डबल कट दांते बने होते हैं तथा इसका उपयोग संकीर्ण खांचे और कोणों को 10 डिग्री से ऊपर फाइलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगली फाइल कौन सी आई, त्रिभुजाकार फाइल यानी ट्रेंगुलर फाइल। ये त्रिभुजाकार फाइल या रेती का क्रॉस सेक्शन सम त्रिभुज या ट्रेंगुलर आकार का होता है। इसका प्रयोग जाब के कॉर्नर को फाइलिंग करने एवं चौकोर तथा तिकोने खांचों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपकी ये हो गई ट्रेंगुलर फाइल, त्रिभुजाकार फाइल। अब अगला क्या आता है आपका, हैमर। हैमर हथौड़ा। हैमर एक इलेक्ट्रीशियन का महत्वपूर्ण टूल है जिसका अधिकतर प्रयोग गिटार व्यवसाय के स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हैमर जो है ना, इसके कई भाग होते हैं जिसे चित्र में बखूबी दर्शाया गया है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, विद्युत व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित 3 प्रकार के हथौड़े प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग चिपिंग, रिवेटिंग, पंचिंग, फोर्जिंग, स्ट्रेटनिंग, बेंडिंग आदि कार्यों को करने या चोट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हैमर 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य इलेक्ट्रीशियन में हम ज्यादातर 3 प्रकार के हैमर ही प्रयोग में लाते हैं। जैसे नंबर 1 बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और क्लॉ हैमर। तो अब आपकी बारी आती है सबसे पहले बॉल पिन हैमर। ये सामान्य उपयोग वाला हैमर है। इसमें एक हैंडल होता है। ये लगभग 55 ग्राम से 1400 ग्राम तक के होते हैं। इन्हें हाई व टेम्पर किया होता है। बड़े साइज के हैमर बेंच कार्य एवं छोटे साइज के हैमर
लेआउट कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला नंबर किसका है? हाँ, क्रॉस पिन हैमर। इसका प्रयोग अधिकतर शोल्डर्स में हैमरिंग करने, अंदरूनी गोलाइयां बनाने आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगला नंबर आ गया क्ला हैमर। ये विशेष प्रकार का हैमर होता है। इसके एक सिरे पर गोल फेस बना होता है और दूसरे सिरे पर पिन को हैंडल की ओर तिरछा कर दिया जाता है, जिसके सेंटर में एक स्लॉट कटी रहती है। इस स्लॉट की सहायता से कीलों को आसानी से बाहर निकाला जाता है। तो अगला आपका क्या आता है? चीजल। चीजल एक छेनी ऐसा उपकरण है जो आकार में कटिंग धार वाला होता है, जैसे कि लकड़ी की छेनी। ठीक है, जैसे कि लकड़ी की छेनी और पत्थर काटने की छेनी। छेनी एक हाथ का अत्यंत ही महत्वपूर्ण औजार है। इसका प्रयोग कारपेंटर तथा पत्थर काटने वाले लोग भी करते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य इसका कार्य पत्थर और धातुओं को काटने के लिए भी किया जाता है। छेनी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। लकड़ी पर कार्य करने के लिए प्रयुक्त छेनियों को रुखानी कहते हैं। धातुओं एवं पत्थरों पर कार्य करने जिनसे कार्य करते हैं उन्हें हम कोल्ड चीजल के नाम से जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, तो अब आपकी सबसे पहले आती है फर्मर चीजल। फर्मर चीजल जो है ये ज्यादातर कारपेंटर का काम करने वाले लोग करते हैं। ये लकड़ी को आकार देने के प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, इस फर्मर चीजल को हिंदी में हम रुखानी भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक, तो आपको दूसरी आती है कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल है, ये पत्थर को काटने के काम आती है तथा ये पत्थर है, ईंट है या कोई चीज ऐसी चीजें हार्ड चीजों को काटने के लिए या कहीं सख्त चीजों में चोट करने के काम आती है। तो कहने का तात्पर्य ये छेनियां जो है ये भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। तो आपको मैंने बताया ये है आपकी चीजल छेनी। अब अगली बारी आती है आपकी हैक्सा। हैक्सा क्या है? हैक्सा को हम लोहा काटने की आरी कहते हैं। लगभग सभी हैक्सा की बनावट सी टाइप की ही होती है, जिसमें ब्लेड लगाया जाता है। हैक्सा नॉन एडजस्टेबल तथा एडजस्टेबल दोनों प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रीशियन में नॉन एडजस्टेबल प्रयोग करते हैं तथा फिटर व्यवसाय में नॉन एडजस्टेबल और एडजस्टेबल दोनों तरह के हैक्सा फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसे कभी कर एडजस्टेबल जो है ये समायोजन का होता है, क्योंकि इसको समायोजित किया जा सकता है, इसीलिए इसको एडजस्टेबल बोल चुके हैं, हैमर हैक्सा फ्रेम कहते हैं। और ये जो सिंपल हैक्सा फ्रेम होता है इसे हम नॉन एडजस्टेबल कह सकते हैं या कहते हैं। तो वो एडजस्टेबल नहीं होता, वो एडजस्टेबल नहीं हो सकता। उसमें एक ही नाप का ब्लेड लग सकता है और वो उसमें डबल नाप का यानी दो साइजों का ब्लेड नहीं लग सकता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 300 mm का ब्लेड उसमें नॉन एडजस्टेबल में लगा है तो उसमें छोटा बड़ा ब्लेड अब नहीं कर सकते। लेकिन एडजस्टेबल हैक्सा फ्रेम में ये एक समायोज्य होता है, इसमें दो तरह के ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 mm
और 3 mm दोनों ही प्रकार के हेक्साब्लेड हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ये है हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल। ठीक है, तो अब आपकी बारी आती है हेक्सा ब्लेड। पहले बात आती है हेक्सा, ये एक महीन दांत जिसे फ्रेम में तनाव के साथ ब्लेड के साथ देखा जाता है, जिसका उपयोग कठोर सामग्रियों जैसे धातु को काटने के लिए किया जाता है। ये एक तरह का स्टील की पतली कहने का तात्पर्य आप देख रहे हैं, स्टील की पतली सी एक पत्ती होती है जिसके दोनों सिरों पर एक एक सुराख बना होता है। इसके एक भाग में तथा दोनों किनारों पर बी आकार के दांते कटे होते हैं। कार्य के अनुसार ये भिन्न भिन्न साइजों में पाए जाते हैं। हेक्सा ब्लेड को प्रायः हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील और लो एलॉय स्टील से बनाकर टेम्पर कर दिया जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये है आपका हेक्सा ब्लेड, और इसके द्वारा हम जाप को आसानी से काट सकते हैं और जाप को सही आकार देने में या साइज देने में ये बहुत ही उपयोगी होता है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सिंगल कट दांते और डबल कट दांते दोनों तरह के ब्लेड उपलब्ध रहते हैं, और आपको जो भी इस्तेमाल करना है। डबल कट दांते इसलिए ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं क्योंकि अगर एक तरफ के दांते खराब हो जाते हैं तो पलट कर दूसरी तरफ उसको लगाया जा सकता है, इसलिए डबल कट दांते ज्यादा ही जो है उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्लेड सिंगल कट दांत का ब्लेड जो होता है थोड़ा उसका गेज पतला होता है, इसलिए वो जल्दी प्लग भी हो जाता है यानी टूट जाता है, और डबल कट दांते का ब्लेड का गेज थोड़ा मोटा होता है, इसलिए वो जो है टिकाऊ होता है। ठीक है, तो अब हम आपको आज जो प्रशिक्षण लिया उसका सारांश बता रहे हैं कि आज आपको मैंने क्या बताया। एनईसी कोड 2011 फाइल, हैमर्स, चीजल, हेक्सा फ्रेम और हेक्सा फ्रेम आदि के बारे में बताया। अगर आपको इससे अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो ई बुक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन NSQF पब्लिश्ड बाय नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इंस्टीट्यूट HTTP bharatskill.gov.in पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज मैंने एनईसी कोड 2011 एवं इलेक्ट्रिक टूल्स के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।